गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं आपके लिए आज। और ये जो टॉपिक है वो है डाइट। हार्ट के मरीज खाना क्या खाएं, क्या ना खाएं और कैसे पकाएं, ये सारी चीज़ें आपको आज हम बताने वाले हैं। आपको मालूम है हार्ट की बीमारी में डाइट का बहुत बड़ा रोल है। हार्ट की बीमारी आज इंडिया का नंबर 1 बीमारी है, वर्ल्ड भर में नंबर 1 है। इंडिया में बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। पिछले 12 साल में ये माना जाता है इंडिया में हार्ट के मरीजों का नंबर 40% इंक्रीज कर गया है। करीब करीब 6 से 10 करोड़ के बीच में कुछ भी फिगर हो सकता है, क्योंकि इंडियन फिगर्स बहुत अच्छे अवेलेबल नहीं है। अमेरिका में तो गिन के बता देंगे कितने सारे मरीज को हार्ट की बीमारी है, पर इंडिया में इतनी अभी डेटा का थोड़ा कमी है। बट ये माना जाता है 6 से ऊपर और 10 से नीचे कहीं पे भी हो सकता है, इतने मरीज हैं आप समझ लीजिए। और ये सारे मरीज हार्ट के मरीज इसलिए हैं कि उन्होंने खाना गलत खाया। फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अगर खाना कंट्रोल ना किया जाए तो ये ब्लॉकेज बढ़ेगा और एक ना एक दिन वो हार्ट अटैक बनाएगा। और हार्ट अटैक जब हो जाता है तब कुछ करने का नहीं रहता है, उस वक्त आपका डैमेज हो गया हार्ट। और ये सारे हार्ट अटैक प्रिवेंटेबल है, सारे के सारे प्रिवेंटेबल है। मैं अगर आपको बताऊं आज जितने इंडिया में हार्ट अटैक होते हैं, करीब करीब 90 लाख से 1 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक होता है, और इनमें से करीब करीब 1/3 हॉस्पिटल पहुंचने के बावजूद मारे जाते हैं। तो ये जो 1/3 मारे गए, तो करीब करीब 30-35 लाख लोग हर साल इंडिया में मारे जाते हैं। इसको अगर मैं फिगर्स में आंकूं तो करीब 9,000 लोग हर दिन मारे जाते हैं। और इसको और सरल करूं तो एक मरीज 10 सेकंड में मर रहा है। तो इतने सारे हार्ट के मरीज मर रहे हैं और इनको हम पूरा बचा सकते हैं। खाने का रोल काफी हद तक है, और ये मैं आपको आज बहुत डिटेल में बताऊंगा हार्ट का मरीज क्या खाए क्या ना खाए। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपने जितने भी साथ घर में घर वालों हैं उनको भी बुला ले, जो आपके खाना के इंचार्ज हैं, आपकी वाइफ हो चाहे सिस्टर हो चाहे नौकर हो, उनको भी समझा ले। तो ये सारा चीज आपको आज जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे एक एक करके चलते हैं। पहला काम है कि हार्ट की बीमारी क्या है। मैं आपको थोड़ा सा 1 स्लाइड दिखाना चाहता हूं। पहले हार्ट की बीमारी को समझते हैं, फिर इसमें मेन रोल किसका है वो सारी बात करेंगे। तो चलिए हार्ट की बीमारी को पहले समझते हैं। ये आपको दिख रहा है पूरी बॉडी है, और ये यहाँ पे हार्ट है, ये पंप करता है तो यहाँ से ब्लड पूरे शरीर को पहुंच जाता है। आपको दिख रहा है रेड कलर की ट्यूब्स पूरे शरीर में जा रही है, और ये हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड पहुंचाता रहता है। ब्लड से बॉडी को मिलता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन हार्ट को अपने लिए भी चाहिए। तो हार्ट क्या करता है, पूरे बॉडी को जब ऑक्सीजन देता है ये रेड वाली ट्यूब से, मोटी वाली ट्यूब से, तो अपने लिए भी 3। हार्ट को बड़ा सेल्फिश ऑर्गन माना जाता है। सेल्फिश मतलब पूरे बॉडी को दूंगा पर पहले मैंने अपना ले लूंगा। और अपने लिए हार्ट 3 ट्यूब लेता है। एक का नाम है राइट कोरोनरी आर्टरी, ये राइट साइड में ट्यूब है, ये दिख रहा है राइट कोरोनरी आर्टरी। एक है LAD और एक है LCX। इन्हीं 3 ट्यूब से हार्ट को ब्लड मिलना होता है। इनमें से सबसे बड़ी LAD होती है। ये तीनों ट्यूब के नाम अगर आपको फिर से याद दिला दूं, ये सबसे बड़ी है LAD, 50% हार्ट को सप्लाई करता है, 30% को RCA करता है। और ये जो LCX है ये सिर्फ 20% लोगों एरिया को करता है। तो अब इनके अंदर ब्लॉक हो जाती है, इनके अंदर चर्बी जम जाती है, और वो भी 1-2 दिन में नहीं, बड़े सालों में जमती है। देखिए चर्बी जमता हुआ दिखा रहा हूं, ये है हार्ट के पेशेंट्स की ब्लॉकेज। ये 0 ब्लॉकेज है, 10 साल की उम्र है। ये 20 साल का हुआ तो थोड़ा सा और ब्लॉकेज हुआ, फिर और हुआ, फिर और हुआ, फिर और हुआ, फिर और हुआ। ये देखिए 80% तक ब्लॉक हो गई है। 60-70 कुछ भी उम्र हो इनका। तो कितने साल लग गए? अगर 20 साल में शुरू किया और 60 साल में हुई उसको हार्ट की बीमारी, 80 ब्लॉक हो गई है, तो ये 40 साल लगी है। 40 साल बनाने में 40 साल लगी है 80% ब्लॉकेज बनाने में। तो क्या स्पीड रही आप सोच के चलिए, 2% पर ईयर। तो ये 2% पर ईयर ब्लॉकेज बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो एक ना एक दिन वो 70-80 क्रॉस करेगा।
और जब ये 70-80 क्रॉस करेगा तब मरीज को तकलीफ चालू होगी, तब उसको पता चलेगा वो हार्ट का पेशेंट हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं, आज का जो लेक्चर है ये सिर्फ हार्ट के मरीज के लिए नहीं है। हार्ट का मरीज तो 80 तक है, पर जिनके 70 है, जिनके 60 है, जिनके 50 है, जिनके 40 है, उनको भी ये चीज समझना पड़ेगा कि ये ब्लॉकेज आगे ना बढ़े, उसके लिए क्या करना है। और इंडिया में इतने हार्ट के मरीज बढ़े जा रहे हैं, तो आपको कंट्रोल तो करना पड़ेगा अपने आप को। आपको नॉलेज आपकी पूरी पक्की होनी चाहिए कि हार्ट की बीमारी हो क्यों रही है, क्या करें, कैसे चले। तो ये सारी आज आपको बताएंगे। पर एक बात, छोटा सा क्वेश्चन सोच के देखिए, ये जो ब्लॉकेज बन रही है ये है कौन सा चीज? ये ब्लॉकेज में कौन सी चीज है जो एक्चुअल जम रही है? जो पीला पीला या और कोई भी कलर में इसको ड्रॉ कर ली, ये जो फैट है, ये जो फैट है, ये फैट को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये जो फैट है वो हमारी खाने में आता है, और खाने में अगर हम लोग ख्याल रख सकते हैं तो ये फैट जमना बंद हो जाएगा। पर अगर हम ना ख्याल रखें और हम ब्लॉकेज को बढ़ाते जाएं, चर्बी की सप्लाई देते जाएं, तो क्या होगा, धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएगी एक फैट कि ये ब्लॉकेज एक दिन बस्ट कर जाएगा। बस्ट करने का मतलब आपको समझाऊं, ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये ब्लॉकेज के ऊपर ये स्ट्रेच होता जाता है। जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ेगा ये मेम्ब्रेन स्ट्रेच होगा और एक दिन ये मेम्ब्रेन बर्स्ट कर जाएगी। और जैसे ये मेम्ब्रेन बर्स्ट करेगा, यहाँ से केमिकल निकलेगा और वो केमिकल पूरे एरिया को ब्लॉक कर देगा। ये देखिए, ये ट्यूब है जिसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, इसमें 70-80% ब्लॉक है, और ये ब्लॉकेज बढ़ता जाए तो एक ना एक दिन ये ब्लॉकेज बस्ट कर जाएगा। और जैसे ये बस्ट करेगा, ये पर्दा फटेगा, यहाँ से केमिकल निकलेगा और ये खून के अंदर मिक्स हो जाएगा और खून जम जाएगी। खून जमते ही क्या हुआ, ये देखिए, ये हो गया 100% ब्लॉकेज। ये 0 ब्लॉकेज था, ये 20% ब्लॉकेज है, ये 40% है, ये 60% है। ब्लॉकेज बढ़ती गई और एक दिन वो पर्दा फटा और फटते ही यहाँ पे क्लॉट आ गई और 100% ब्लॉकेज हो गई। अब आदमी ये पूछता है मुझे, सर मुझे समझ आ गया, पर ये ब्लॉकेज बढ़ क्यों रहा है? तो हम लोग कोई भी हार्ट के पेशेंट को पूछते हैं, भाई हार्ट अटैक ना हो उसके लिए क्या करना है? बोले सर ब्लॉकेज बढ़ाना बंद कर दो, ब्लॉकेज घटाना चालू कर दो। अरे ये तो मैं समझ रहा हूं, पर ब्लॉकेज बढ़ क्यों रहा है? क्या कारण है जिसकी वजह से ब्लॉकेज बढ़ रही है? ये क्वेश्चन मैं हार्ट के पेशेंट को, बहुत सारे लोगों को मैं लेक्चर में पूछता रहता हूं, आप हमको बताइए क्या करें कि ये हार्ट अटैक ना हो। तो कोई आदमी कुछ बताता है, सर बीपी कंट्रोल करो, कोई बोलता है शुगर कंट्रोल करो, कोई बोलता है टेंशन कम कंट्रोल करो, कोई वॉक करो, एक्सरसाइज करो। ये सारे आंसर आती हैं, पर ये रियल आंसर नहीं है। रियल आंसर जिसके ऊपर हम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। एक आदमी को मैंने बोला कि एक काम करो, आप बीपी कंट्रोल कर दो, हार्ट अटैक नहीं होगा। बोलता है मेरे फ्रेंड को बीपी नहीं था फिर भी हार्ट अटैक हो गया। मैंने एक को बोला अपना वजन कम कर दो, हार्ट अटैक नहीं होगा। बोले दुबला पतला आदमी है मेरा दोस्त, उसको हार्ट अटैक हो गया। मतलब ये रियल आंसर नहीं है। रियल आंसर कुछ हो जिसमें कोई क्वेश्चन पूछने का ही नहीं है। तो मैं एक बार कहीं और लेक्चर देने गया था, वहां पे एक अनपढ़ आदमी मेरा लेक्चर सुन रहे थे। उनको मैंने पूछा भाई क्या करूं कि हार्ट अटैक ना हो। उन्होंने एक सिंपल सा आंसर दिया मेरा इस लेक्चर को देखने के बाद। वो बोले सर ये जो काला काला आइटम है ना, आप दिखा रहे हैं काला वाला आइटम, ये काला वाला आइटम है क्या ये बताइए, और इसकी सप्लाई बाहर से बंद कर दें। ये बहुत सिंपल सी बात है। ये काला वाला आइटम बढ़ेगा तो ये पर्दा फटेगा। तो ये काला आइटम का नाम पता कर लो और इसकी सप्लाई बाहर से बंद कर दो। तो अब असली जगह आ जाते हैं, ये काला आइटम का नाम क्या है, ये काला आइटम है क्या चीज। तो ये काला आइटम को एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये काला आइटम है क्या? ये 2 रेड एरो आपको दिख रहा है, एक का नाम है कोलेस्ट्रेरॉल और एक का नाम है ट्राइग्लिसराइड। ये दोनों चर्बी हैं जो ब्लॉकेज को बनाती है। ये दोनों के बारे में आपको आज हम समझाएंगे। ये दोनों खाने में आती है। कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है और ट्राइग्लिसराइड, यही 2 चीज जमाता है। ब्लड प्रेशर नहीं जमती है, शुगर नहीं जमती है, स्मोकिंग नहीं जमती है, तनाव नहीं जमती है। जमने वाली जो चीज है वो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। और इन दोनों को मदद कौन कौन करता है? ब्लड प्रेशर करता है, शुगर करता है, मोटापा करता है, स्मोकिंग अल्कोहल करता है और तनाव करता है। ये लोग तो ब्लॉकेज को बढ़ाने में मदद करते हैं। और ब्लॉकेज को घटाने के लिए हमें डाइट चाहिए, हमें वॉकिंग करना है, हमें योगा करना है, हमें फ्रूट्स वेजिटेबल खाना है, हमें HDL को बढ़ाना है। तो अगर आप हार्ट की बीमारी का असली
कारण को हटाना चाहते हैं तो फिर डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। देखिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी डाइट का इतनी बड़ी रोल है, कोलेस्ट्रॉल के लिए डाइट का रोल है, ट्राइग्लिसराइड के लिए डाइट का रोल है, बीपी शुगर के लिए भी डाइट का रोल है, मोटापा के लिए भी डाइट का रोल है। तो आप समझ लीजिए डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंट्रोल ऑफ हार्ट डिजीज, कंट्रोल ऑफ हार्ट अटैक। और ये डाइट को अगर आप समझ जाते हैं, मैंने देखा है एक प्रॉब्लम ये है कि लोगों को डाइट के बारे में नॉलेज ही बहुत कम है। और कार्डियोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, वो लोग ये बात बताते ही नहीं है कभी। वो बोलते हैं भाई आपकी हार्ट की बीमारी है, आप तो ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ, आज ही ऑपरेशन होगा, कल तक का समय नहीं है। आदमी घबरा के ऑपरेशन के लिए मान जाता है। मेरे को लगता है कि ये हार्ट की बीमारी का जो असली जड़ है उसको समझना पड़ेगा। वो है सप्लाई ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। इनकी सप्लाई बाहर से पूरा बंद करवा दीजिए। ये सबसे ऊपर वाली बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और बाकी ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रेस, स्मोकिंग, मोटापा, इनको कंट्रोल करिए। ये ब्लॉकेज को स्पीड अप करता है। तो ब्लॉकेज स्पीड अप नहीं हो और जो ब्लॉकेज जमा रहा है उसकी सप्लाई बाहर से बंद करो, और उसके संग जो जो फायदे वाली चीजें उनको करो, तो हार्ट की बीमारी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि हार्ट की बीमारी में हम लोग के पास जितने कारण हैं उनको हम लोग को जानकारी के संग सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जानकारी क्या है, यही आज बताने आपके लिए आया हूं। तो एक बार पहला काम करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल कौन सी चीज है। कोलेस्ट्रॉल जो एक्चुअल जमती है, रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, इतने सालों में हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च स्टडीज हुई है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और उन्होंने ये दिखाया है कि ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, ब्लॉकेज ट्राइग्लिसराइड की वजह से होता है। इन दोनों में फर्क बहुत है। मैं आपको अभी लेक्चर दूंगा तो आपको दोनों की फर्क समझ आएगी। मैं पहले कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, फिर ट्राइग्लिसराइड की स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, और दोनों में बहुत फर्क है। दोनों अलग अलग चीजें, लोगों को नॉलेज नहीं है। लोगों को ये बताते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री, तो सोचते हैं ट्राइग्लिसराइड फ्री। अरे ट्राइग्लिसराइड फ्री नहीं है, दोनों लिखना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल फ्री भी लिखना होगा, ट्राइग्लिसराइड फ्री भी लिखना होगा, तब जाके बात बनेगी। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल अलग चीज है, ट्राइग्लिसराइड अलग चीज है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए समझते हैं ये कोलेस्ट्रॉल कौन से खाने में कितना होता है, कौन क्या है कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। ये आपको सामने दिखा रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ अ कोलेस्ट्रॉल। ये हमारी मेडिकल साइंस के हिसाब की स्ट्रक्चर है, और इसको अगर हम नाम बताएं तो इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग। ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसका स्ट्रक्चर बहुत उम्दा होता है। इसमें 47 कार्बन एटम्स होते हैं और अप्रोप्रिएटली हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे ब्लड में तैरता रहता है, और अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो तो जाके ट्यूब के जो दीवार है उस पर चिपक जाता है और दीवार के अंदर घुस जाता है, और जाके अंदर ब्लॉकेज बढ़ाता रहता है, बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है। और जैसे ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती गई, एक दिन ना एक दिन वो पर्दा फटता है, हार्ट अटैक होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। और इसी का भाई है ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों मिलके सारा गड़बड़ करता है। तो ये ट्राइग्लिसराइड के बारे में भी मैं बताऊंगा। पहले समझते हैं कोलेस्ट्रॉल कौन से खाने में होता है। वर्ल्ड में एक ही खाने में कोलेस्ट्रॉल होता है और उसका नाम है एनिमल फूड। याद रखिएगा, दीज आर एनिमल प्रोडक्ट्स। जितने भी जानवर से बने हुए खाने हैं, तो ना जानवर से क्या क्या बना हुआ है, रेड मीट, पोल्ट्री, फिश, चिकन, मटन, ये जितने तरह के मीट है, खाली रेड मीट नहीं है इसमें। पोल्ट्री मतलब जितने भी अंडा वाले चीजें हैं, मछली है, एग है, और अंडा हो गया एग, और उसकी एग की यॉक जो होता है, एग का जो अंदर पीला पार्ट है, वो पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल से लदा होता है। वेजिटेरियंस को एक ही खाना मिलता है एनिमल का, वो है मिल्क, और मिल्क के बने हुए सारे आइटम्स। तो मिल्क अगर आपको लेना है तो उसमें से सारा फैट निकाली हुई है। आजकल मिल्क के सारे वैरायटीज मिलने लग गए। जो बेस्ट है उसको बोलते हैं स्किम्ड, उससे थोड़ा खराब है तो डबल टोन्ड, उससे थोड़ा खराब है तो सिंगल टोन्ड, उससे थोड़ा खराब है तो फुल क्रीम मिल्क। याद रखिएगा, भैंस का दूध होता है फुल क्रीम मिल्क के बराबर होता है। तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा, सारे तरह के मीट को छोड़ना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल याद रखिएगा हमारे लीवर में भी बनता है, हमारे लीवर में प्रोड्यूस होती है। नॉर्मल आदमी का कोलेस्ट्रॉल, एक आदमी का जो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में होता है वो 130 से 200 तक होता है, और हम सावल में चाहते हैं 130,
130 से कम हो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जम रहा है और हम उसकी सप्लाई बाहर से कैसे दे दें। तो याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल 130 तक लाना है। अब कोलेस्ट्रॉल का फूड हमने बताया खाली नॉनवेज है, तो एक आदमी को हम बोलेंगे नॉनवेज खाना बंद करो, दूध लेना हो तो उसमें से मलाई सारा निकाल दो, तो कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई बाहर से बंद। और अगर ये देखा जाता है कि जेनेटिक केसेस में लीवर में कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो उसकी हमारे एलोपैथी में दवाइयां, उसको दे के हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। पर अपना एम ये है कि सारी एनिमल फूड को बंद करके कोलेस्ट्रॉल को 130 के नीचे लाइए, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोलेस्ट्रॉल नॉन वेज फूड में होता है, वेजिटेरियन फूड में कोलेस्ट्रॉल होता नहीं। उल्टा आपको एक बार समझा दूं, कोई भी प्लांट फूड हो, ये जितने भी प्लांट फूड है जिसमें तेल भी है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, पर उनमें ट्राइग्लिसराइड होता है। ये जो तेल और जो ड्राई फ्रूट्स है, जो नट्स है, ये जो काजू बादाम मूंगफली है, वो सारे ट्राइग्लिसराइड है। कोलेस्ट्रॉल की सोर्स सिर्फ एनिमल फूड है। तो एक बार देखते हैं कौन से खाने में कितनी कोलेस्ट्रॉल होता है। हम आपको एट द मोस्ट अलाउ करें तो 10 मिलीग्राम पर डे। मिलीग्राम मतलब क्या है, देखिए 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम हमने लिखा है, उसका 10वां भाग करेंगे तो डेसी है, उसके 100 भाग करेंगे तो सेंटी है, 1000 भाग करेंगे तो मिली है। तो हमें 10 मिलीग्राम देना। आप समझ लीजिए, अगर आप आंख से देखना चाहेंगे देख नहीं पाएंगे, इतनी कम सी होती है 10 मिलीग्राम। और ये अगर 100 ग्राम मीट खाते हैं तो आपका 100 मिलीग्राम आपका इमीडिएटली चला गया। 10 दिन का कोटा आपका एक दिन में खत्म। एक अंडे में 240 मिलीग्राम। मीट में भी, ये चिकन की बात कर रहा हूं, मटन में बहुत ज्यादा है। और अगर वो लीवर और ब्रेन अगर इस तरह का चीज खाते हैं तो उसमें 2000 मिलीग्राम है। 200 दिन की कोलेस्ट्रॉल आप एक दिन में खा सकते हो। दूध में भी कोलेस्ट्रॉल है। दूध में देखिए, अगर भैंस की दूध पियेंगे तो 20 मिलीग्राम है, गाय के दूध में 10 मिलीग्राम है, टोन में 5 है और स्किम्ड में 1-2 मिलीग्राम है। तो अगर आपको दूध लेना भी है तो स्किम्ड मिल्क का बंदोबस्त करिए। दूध में से 4-5 बार मलाई निकाल लेंगे तो चल जाएगा। 200 ग्राम या 250 ग्राम तक हम डबल टोन मिल्क अलाउ करते हैं और स्किम्ड मिल्क 500 ग्राम तक अलाउ करते हैं, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल का कोटा पूरा हो जाता है। और लीवर तो बना ही रहा है, बाहर से सप्लाई देने की क्या जरूरत है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको डिटेल हमने समझाया है। अभी भी अगर दिमाग में नहीं बैठा तो याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल कोई प्लांट फूड में नहीं होता है, सिर्फ एनिमल फूड में होता है। और उसकी सप्लाई बाहर से हमें बंद चाहिए, तभी जाके हार्ट के पेशेंट को हम रोक पाएंगे। और अगर सप्लाई बंद किया तो बॉडी क्या करता है, अंदर से अंदर जो उसकी कोलेस्ट्रॉल की यूज है, कोलेस्ट्रॉल नीड भी है हमारी बॉडी की, वो अंदर से यूज करना चालू कर देता है। और अंदर से अगर कोलेस्ट्रॉल निकल गई तो आपका तो काम ही हो गया। तो ये बात को आपको बड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा और इस बात को ध्यान रखें। अब आती है दूसरी आइटम जिसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। और ये ट्राइग्लिसराइड 2 ही खाने में होता है। एक है ऑयल। ये ऑयल जो है तेल, ये कौन सा तेल की बात कर रहे हैं, याद रखिए तेल एक से है, मैं आगे तेल के बारे में बताऊंगा। और ये तेल बनता किससे, नट्स से। देखिए ग्राउंड नट मतलब मूंगफली का तेल आप खाते हैं, आपको मालूम है कोकोनट, उसकी तेल आप खा सकते हैं। तो ये कोकोनट, ग्राउंड नट और ये कोई भी नट हो, इसमें तेल भरा होता है। तो मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये नट वो नट करके खा लेते हैं। भाई हम तेल तो नहीं खाते पर नट्स खाते हैं। अरे नट्स में भरा हुआ है, भरा हुआ। तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कोई भी तेल नहीं चाहिए। तो आदमी बोलता है फिर तेल बनेगा कैसे, तेल बिना खाना कैसे बनेगा। तो मैं आपको उसकी बात समझा दूं कि तेल बिना खाना बन सकता है। चलिए एक बार सोचते हैं, देखो रोटी बनाने में तेल नहीं लगती है, दाल बनाने में, चावल बनाने में तेल नहीं लगती है, उनको उबाल दिया उसमें तेल नहीं लगता है। दाल में तड़का डालते हैं तब उसमें तेल लगता है। चावल में तड़का डालो तो उसमें तेल लगता है, घी लगता है। और अगर आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें तेल यूज होता है। सारे लोग यूज कर रहे हैं तेल से सब्जी में, पर हम सब्जी में तेल नहीं चाहते हैं। उसका सिंपल सा लॉजिक आप समझिए कि तेल में कोई टेस्ट ही नहीं है। आप 1 चम्मच एक काम करिएगा, आज घर में 1 चम्मच तेल उठाइए और मुंह में डाल के बताइए टेस्ट कैसा। इतनी फीकी, इतनी अनयूजुअल टेस्ट है, आप पी नहीं सकते। आपको लगेगा यार इसको छोड़, मैं बोला चाट के पूरा 1 चम्मच खत्म करके देखो, आप खत्म ही नहीं कर पाएंगे। बोले यार ये तो मेरे से नहीं, उल्टी हो जाएगी मेरे को। तो तेल में से उल्टी होती है, इतनी खराब टेस्ट है, तो खा क्यों रहे। देखिए इसका जड़ आपको मैं बताऊं। देखिए 3 चीज जरूरत है, एक तो सब्जी जरूरत है, एक मसाले जरूरत है और एक तेल जरूरत है। आज के दिन में हम लोग ऐसे 3 चीज से खाते हैं। हम क्या बोलते हैं, भाई टेस्ट तो मसाले का होता है। चलो सब्जी का टेस्ट है, मसाले का टेस्ट है, किस चीज का टेस्ट नहीं है, तेल का कोई टेस्ट नहीं है। जब तेल की टेस्ट ही नहीं है तो फिर तेल खा क्यों रहे हो आप।
तो ये बात आपको ध्यान में रहे कि तेल का टेस्ट होता ही नहीं है। तो फिर तेल क्यों डाल रहे हैं खाने में? लेडीज लोग अपने आप को पूछ के देखिए कि सर फिर हम खाने में तेल क्यों डाल रहे हैं। मैं आपको समझाऊं क्यों डाल रहे हैं। एक लेडी को मैंने पूछा आप तेल क्यों डालती हैं, तेल में तो टेस्ट नहीं होता है। बोलता हाँ ये तो पक्की बात है। मैं बोला फिर खा क्यों रही है, क्यों डालती है तेल सब्जी में? बोलती है तेल से ही तो मसाले को भूनना पड़ेगा। मैं बोला तेल से मसाले को भूनना पड़ेगा ये आपको किसने बताया? बड़ी सोच के बोलती मेरी माँ ने बताया। मैं बोला माँ को किसने बताया? बोलते उसकी माँ ने बताया। उसकी माँ को किसने बताया? उसकी माँ ने। मतलब परंपरा से हमें सिखाया गया है कि मसाले को भूनना पड़ता है। मसाले का टेस्ट कच्चे का नहीं आता है, भूनने के बाद उसकी टेस्ट आती है, पर तेल से भुना जाता है। ये ही बात को आपको समझना पड़ेगा। ये हमने सीखा है, कोई वैज्ञानिक ने नहीं बोला तेल से भुनना है, ये हमारी परंपरा से हमने सीखा है। बट ये परंपरा का एक और पहलू देखिए। मेरे घर पे एक मेड सर्वेंट, एक नौकरानी आती है, मेरे को बोलती है डॉक्टर साहब आपका जीरो ऑयल तो हम लोग घर में हर दिन खाते हैं। मैं बोला क्यों, हार्ट की बीमारी है घर में कोई को? बोला नहीं नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, हम तो तेल खरीदते ही नहीं है, पैसा बहुत महंगा होता है तेल। मैं बोला फिर कैसे बनता है? बोलते हैं हमारी माँ तो जिंदगी भर ऐसे ही बनाती है बिना तेल के, आप जो दिखाते हो लोगों को बनाने का जीरो ऑयल, वो तो मेरे घर में हर दिन बनता है क्योंकि हम लोग तो मसाले को पानी से भून लेते हैं। बोलता हमारे झुग्गी झोपड़ी में सारे लोग मसाले को पानी से भूनते हैं, तो पैसे वालों के घर आके पता चला इनके यहाँ तेल तो फ्री का मिल रहा है, फिर भी ये तेल पानी तो फ्री का मिलता है, फिर भी ये तेल खरीद खरीद के उसमें सब्जी बना रहे हैं, जबकि पानी में आराम से बन सकता है। तो पानी में मसाले को कैसे भूनना है ये बात आपको अब समझना पड़ेगा। ये पानी में भूनने का तरीका मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सा तरीका है। समझा तो देता हूं, पर अगर आपको रियल में जानना है तो आप हमारी YouTube की वीडियो देखिए, सावल लिखिए YouTube में, आपको आ जाएगा, उसमें लिखिए जीरो ऑयल कुकिंग, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। हाउ टू फ्राई द मसाला विथ वाटर। इसमें एक साथ पानी नहीं डालना होता, छींटे दे दे के करना होता। पहले जीरा को भून लिया, उसके बाद उसमें प्याज या टमाटर डाल के उसमें सारे मसाले ऐड करके फिर उसको भूनते रहते हैं जब तक वो पूरा मसाला भून ना जाए, प्याज भून ना जाए। और उसके बाद उसमें जब ये ग्रेवी पूरी बन जाती है, उसमें टेस्ट पूरा आ जाता है, तब हम उसमें सब्जियां डालते हैं। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मेरी यूट्यूब में जो ये जीरो ऑयल कुकिंग की वीडियोज हैं, ये पूरे इंडिया भर में, वर्ल्ड भर में फैली है। मिलियंस ऑफ लोग, करीब करीब 10 मिलियन, हमारे 3-4 वीडियो है, 7-8-10 मिलियन तक लोगों ने इसको देखा है यूट्यूब में सिर्फ। और मालूम नहीं बाकी हमारी किताबें, हमारी लोगों के थ्रू कितने लोग जीरो ऑयल का खाना, हमने 1000 रेसिपीज बनाए बिना तेल का। और वो रेसिपीज हमारे जीरो ऑयल कुक बुक है, मैं आपको किताब दिखाऊंगा। वो किताबों में हमने दिखाया है किस तरह से बिना तेल के हजारों रेसिपीज व्यंजन बन सकते, 1000 से ऊपर रेसिपीज बन सकता है। और उसमें एक है जीरो ऑयल कुकिंग। जब हमने 150-200 तरह की सब्जियां बना दी बिना तेल का, दाल बना दिया बिना तेल का, तो लोग आके बोले डॉक्टर साहब चलो सब्जी तो बन जाएगा, पर ये पकोड़े, कचौड़ी, समोसे, ये भी हम लोग बिना तेल के बना सकते हैं। इसका भी हम लोग ने किताब निकाल लिया, 150 तरह के नाश्ते विदाउट ऑयल। फिर लोगों ने बोला मेरे को सर मिठाइयाँ क्या खिला सकते हो, तो हमने 150 तरह के मिठाइयाँ बना दिया बिना तेल के। फिर लोगों ने बोला सर साउथ इंडियन लोगों के लिए आपने कुछ किया कि नहीं, तो हमने साउथ इंडियन रेसिपीज बना दिया बिना तेल का। तो ये 1000 रेसिपीज हमने बनाई है विदाउट ऑयल। याद रखिएगा तेल में स्वाद नहीं है, और तेल जो डाल रहे हैं वो गलती से डाल रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं तेल का क्या मतलब है। तो ये देखिए, ये हमारी जीरो ऑयल की कुक बुक है, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अच्छा ये उल्टा दिख रहा है आपको क्योंकि मैं इसको मैं उल्टा करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए तीनों किताब हमारी, ये है जीरो ऑयल कुक बुक, और इसके साथ है जीरो ऑयल मिठाइयाँ, इसके संग आती है। और भी हमारे बहुत सारी, इतने सारे मिठाइयाँ आपको मैं बताऊं बिना तेल का बन सकता है। ये सारी किताबें आप हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हैं, किसी मेडिकल शॉप, किसी बुक शॉप में खरीद सकते हैं, रेलवे स्टॉल्स में मिलता है। तो ये आपको जीरो ऑयल का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। एक बूंद भी तेल की, अच्छा स्वाद इतनी बढ़िया होती है, हजम इतनी अच्छा होता है। हमारे पेशेंट बोलते हैं सर उस खाने को, जीरो ऑयल खाने के बाद मेरा वेट भी लॉस होने लग गया, मेरा बीपी कंट्रोल हो गया, मेरा शुगर कंट्रोल हो गया। तो ये तेल बिना खाना, देखिए ये तो सबको आइडिया कि तेल कम डालना चाहिए, पर बिना तेल के बन जाए ये बात आपको समझना पड़ेगा। पर मुझे एक बूंद भी, मैंने देखा है, मैंने एक लोगों को देखा, हमने बोला भाई एक बूंद भी तेल मत डालना। अब वो क्या करता है, हस्बैंड जाके वाइफ को बताता है कि देखो खाने में एक बूंद भी तेल नहीं मिला। वाइफ को कभी दिमाग में है ही नहीं कि बिना तेल के बन सकता, बोलते कैसे बनेगा।
हस्बैंड बोलता है मुझे नहीं मालूम, तो बोलती है मैं इतना डालूंगी। फिर हस्बैंड बोलता नो, तो बोलता इतना डालूंगी। फिर बोलता नो, तो इतना डालूंगी। वो बोलते बस बूंद, कुछ बूंद डालूंगा, क्योंकि उसके दिमाग में घुस गया बूंद डालना ही पड़ेगा। जब आप हमारी वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि बिना तेल के इतना ही टेस्टी, उतना ही बढ़िया गजब का खाना बनता है। और आप खा के देखिए, और इट्स अ वंडरफुल फूड। आप ट्राई करिए। आज अभी लॉकडाउन में सारे लोग बैठे हैं, ट्राई करिए हमारी रेसिपीज। आप वीडियो डाउनलोड करिए यूट्यूब में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड ट्राई मिक्स वेजिटेबल बनाया, और कोई भी सब्जी, एक बार ग्रेवी बनने के बाद चाहे दाल डालें, सब्जी डालें, आपकी इच्छा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं सर मैंने सुना है फलाना तेल अच्छा है, फलाना तेल अच्छा नहीं है। ये बात भी आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं। ये जितने तेल है सारे के सारे एक ही होते हैं, बहुत मामूली डिफरेंस होता है। आपने नाम सुना होगा सैचुरेटेड ऑयल, मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल, पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल। तीनों नाम सुना आपने। इसका क्या मतलब है? ये क्या है? ऑयल है क्या चीज? ऑयल को बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए एक ऑयल का स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं आपको। इसमें ट्राई मतलब तीन, और ग्लिसराइड से आती है ग्लिसरीन। तो ये देखिए ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ध्यान से देखें। इसमें तीन स्ट्रिप्स है, तीन डंडियां हैं। ये तीनों डंडियों को आप देखिए आराम से। एक ये फैटी एसिड चेन है, एक ये फैटी एसिड, बीच वाले को हमने स्ट्रक्चर के संग दिखाया है। इसमें कार्बन की चेन होती है चारों तरफ, और दोनों तरफ हाइड्रोजन होती है। अगर 15 कार्बन हो, 30 हाइड्रोजन हो, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। इसमें 30 ही हाइड्रोजन की जगह और 30 की 30 फिल हो गए, सैचुरेटेड है। और अगर एक हाइड्रोजन मिसिंग हो जाए, देखिए एक हाइड्रोजन मिसिंग करके दिखा रहा हूं आपको, ये एक हाइड्रोजन मिसिंग हो गई, इसको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड। और अगर एक से ज्यादा हो जाए तो पॉली अनसैचुरेटेड। ये देखिए पॉली अनसैचुरेटेड, ये इसमें 1 2 मिसिंग है। तो ये जितनी ज्यादा मिसिंग रहेगा हाइड्रोजन, उतना उसको पॉली अनसैचुरेटेड बोला जाता है। तो डिफरेंस कितनी है? एक हाइड्रोजन की डिफरेंस है, और इसको लेके इतना पंगा, इतना झमेला, अरे नहीं नहीं तेल, ये फलाना तेल अच्छा। ये ऑयल कंपनियों ने ऐसा डॉक्टर्स का और लोगों का दिमाग। अच्छा, डॉक्टर्स को भी देखता है कि बिना तेल के तो बनता नहीं है, चलो इनमें से थोड़ी बहुत फर्क है, जो थोड़ा ठीक लग रहा है उसको बोल दूं। हाँ, पर याद रखिए सारे तेल एक से हैं, कोई फर्क नहीं होता है। अगर आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाऊं तो आपको समझ आएगा। 3 ग्लास पानी लीजिए, एक में बिस्लेरी, एक में किनले, एक में एक्वाफाइन, और आप पी के देखिए कौन सा किस पानी का है। आप बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तीनों पानी के बॉटल के अंदर जो पानी है, तीनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है, बहुत मामूली डिफरेंस है। अगर मैं 3 या 6 सब्जी बना दूं हर तरह का तेल का, और आपको बोलूं कि भाई चलो ये बोलो सफोला का, ये कर्नोला का, ये धारा का, ये सनड्रॉप का, ये मून ड्रॉप का, ये सोयाबीन ऑयल का, आप बताओ राइस ब्रान ऑयल का, आप बताओ इसमें कौन सा तेल किस में यूज हुआ है, आप एकदम नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तीनों के स्ट्रक्चर में कोई फर्क ही नहीं है। आप किसी पैथोलॉजी लैब में जाके पूछिए कि भाई मेरा सफोला ब्लड लेवल बोलो, वो लोग बोलेंगे हम नहीं कर सकेंगे, हमको नहीं आता है सफोला ब्लड लेवल, हम तो ट्राइग्लिसराइड ही लिखेंगे। बोले नहीं हम सफोला खा रहे हैं, बोला अरे यार वो ट्राइग्लिसराइड है। अब बोले नहीं मैं राइस ब्रान ऑयल खा रहा हूँ, बोला वो भी ट्राइग्लिसराइड है। तो ये भ्रम आपके दिमाग से निकालिए, सारे ऑयल एक से हैं। हाँ, एक नुकसान करेगा 99%, एक करेगा 98%, एक करेगा 97%। आपको कौन सा सूट करता है वो देख लीजिए, नुकसान तो तीनों ही करेंगे। तो बिना ऑयल का मतलब आपको समझना पड़ेगा। तो 0 ऑयल एंड नो कोलेस्ट्रॉल, ये 2 चीज आप अगर समझ गए तो आधा काम आपका हो गया। खाने में ये दोनों तेल का हिसाब बनाना पड़ेगा, और आपको हमने बोला एनिमल फूड निकालना पड़ेगा। ये एनिमल फूड को निकालना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपके दिमाग की सेटिंग को बदलना पड़ेगा। हमने देखा लोगों के दिमाग में बैठ चुका नहीं नहीं इसके बिना जिंदगी कैसे चलेगा, ये सब दिमाग का खेल है। लोग आते हैं सोचते हैं इनके बिना नहीं चलेगा, उनकी डेथ हो जाती है, फिर भी चलता है दुनिया, हर कोई मरता है, तो उसके बिना क्या दुनिया रुक जाती है क्या? भाई एक चीज आप खा रहे थे, चेंज हो गया दिमाग, दूसरा चीज खा रहे हैं, इसमें क्या हो गया? बहुत साल पहले मैं नूडल नहीं खाता था, आजकल नूडल खाता हूं, तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई? भाई खाने में चेंज आता है तो अब चेंज कर लीजिए अपना। हमें हार्ट को बचा के चलना है, हार्ट के पेशेंट नहीं बनना है, या बन चुके हैं तो आगे जाके हार्ट अटैक नहीं होने देना है। हमें बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी से बचना है, तो 0 ऑयल खाना पड़ेगा, एनिमल फूड निकालना पड़ेगा। और इसके बाद भी अगर आपके कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई रहता है, तो याद रखिए आपकी बॉडी में ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बन रही है। और इसके लिए आप कोई भी हमारी क्लिनिक में जाके दवाइयाँ लिखवा सकते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए और
ये याद रखिएगा, अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाए, तो आपकी ब्लॉकेज बनाने के जो मटेरियल है उसकी सप्लाई बंद हो जाए तो ब्लॉकेज बनना बंद तो हो ही जाएगा। आप अगर सीमेंट और ईंटा दे देंगे, मना कर देंगे अब नहीं बनेगी, तो दीवार कैसे बन जाएगी भाई? ये बात को आपको समझना पड़ेगा। तो ये दो चीज आपको सप्लाई करनी पड़ेगी बाहर से बंद, और फिर आपका आधा काम खत्म। और इसके साथ आपको ये भी समझना होगा कि जितने तरह की तेल है उनमें कोई खास फर्क नहीं है। जितने भी कॉटन सीड ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सिसम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सब के सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, इनमें कोई खास फर्क नहीं है। कंपनीज अपना प्रमोट करेंगे अपने आप को, पर आपको उनके झांसे में नहीं आना है। आपको डॉक्टर्स भी कभी कभी बोल देंगे फलाना तेल खा लो। उनको पूछिए सर तेल आप अलाउ कर रहे हैं, कितना ले लूं, 1-2 किलो ले लूं अगर हार्ट के लिए बढ़िया है? तो बोले नहीं अच्छी चीज नहीं है, तो फिर सर अलाउ क्यों करें? नहीं 1-2 चम्मच में क्या नुकसान होगा? हम बोलते नुकसान क्यों करें, हमें तो एक बूंद भी नहीं। अच्छा, आदमी ये भी पूछा सर फिर तेल की हमारे में जरूरत, बॉडी में जरूरत है कि नहीं है? यस, हमें जरूरत है तेल की। वो कहां से मिलेगा भाई? वो मिलेगा इनविजिबल फैट। याद रखिएगा, हर खाने के अंदर थोड़ा बहुत तेल होता है। ये देखिए आपको किस में कितना तेल है, मैं आपको दिखाता हूं। ये स्लाइड आप देखिए एक बार, तेल देखिए किस खाने में कितनी तेल है, कितनी ट्राइग्लिसराइड है। वेजिटेबल में बहुत कम होता है। राइस 100 ग्राम खाएंगे तो 1 ग्राम तेल है, रोटी 1 ग्राम खाएंगे तो उसमें 1 ग्राम तेल है, 100 ग्राम खाएंगे तो 1 ग्राम तेल होगा। दाल में 5 ग्राम होता है। हर खाने में थोड़ा थोड़ा तेल होता है। अगर आप पूरे दिन में प्रॉपर खाते हैं तो आपकी तेल की मात्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, प्रॉब्लम कहां पे है? जहां पे बहुत ज्यादा तेल हो। ये देखिए एलमंड में, जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग बादाम में, जो कागजी बादाम या अमेरिकन बादाम बोलते हैं, उसमें 58% तेल होता है। काजू में 50% तेल होता है। कोकोनट में 40% तेल है। ग्राउंडनट में 40% तेल। अखरोट, जिसको वॉलनट बड़े हेल्दी माना जाता है लोगों के लिए, अरे हेल्दी है ही नहीं, वो मोस्ट अनहेल्दी है, उसमें 64% तेल है। पिस्ता में 54% तेल है। याद रखिएगा, ये सारा तेल आपके एक एक बूंद को मैं मना कर रहा हूं, और ये 40-40 ग्राम, 50-50 ग्राम। आज ही मैं एक कोई को मिला था, कनाडा से आए थे सज्जन, वो बोले डॉक्टर साहब मैं तो शाम को 5-7 मुट्ठी भर के नट्स खा रहा हूं। मैं बोला आप खा रहे क्यों? बोला नहीं, उनको बोला था नट्स तो हेल्दी होता है, तो मैं तो जम के खाता हूं। तो ये बात याद रखिएगा, नट्स में भी तेल होता है। तो ट्राइग्लिसराइड के लिए एक हो गया तेल नहीं होना और नट्स नहीं लेना। ये दोनों चीज आप बहुत ध्यान से चलिएगा। ये दोनों चीज, अगर आपको मैं कोई फूड पिरामिड दे दूं तो इसका क्या? आदमी बोलता है सर मुझे बताइए क्या चीज अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। तो देखिए नीचे वाले में क्या है, देखिए आप एक बार। नीचे वाले में है मीट, फिश, अंडे का पीला। ये तो आपको एकदम ही नहीं खाना, ये कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई है। और फुल क्रीम मिल्क और उससे बना हुआ सारे आइटम्स, जो कि बटर है या सारा, ये अलाउड नहीं है। ऑयल जो है ये अलाउड नहीं है। ये दोनों कोलेस्ट्रॉल देता है, ये दोनों ट्राइग्लिसराइड देता है, नट्स एंड ऑयल्स। अगर ये बैन कर दें, या एकदम जिनको हार्ट की बीमारी नहीं, बोलते सर मैं एकदम पूरा 100 नहीं, मैं 99%, 98% कट करूंगा, आपकी इच्छा है। पर अगर रिवर्सल करना चाहते हैं तो मुझे पूरा ही बंद चाहिए। इसके बाद आ गया अनाज। अनाज की मात्रा आजकल सब ओवरवेट हो गए। आजकल देखिए अनाज खाने से मोटापा होता है, तो अनाज को हम बोलते हैं उतना लीजिए। अगर आप बहुत दुबले पतले तो अनाज अलाउड है, पर अगर आप मोटे हैं तो अनाज की मात्रा काफी कम कर लीजिए। और दूध भी टोन्ड वाली हो तो आपको मॉडरेटली ले सकते, थोड़ा बहुत लीजिए। अगर आप दूध ज्यादा लेना चाहते तो स्किम्ड कर लीजिए उसको, फिर इसको अलाउ आपका बढ़ जाएगा। और पल्सेस एंड लेग्यूम्स, हर तरह की दालें आप ले सकते हैं। और सबसे ज्यादा क्या ले सकते हैं, ये देखिए सारे लिस्ट है। ये जितने तरह के फ्रूट्स हैं और जितने तरह के वेजिटेबल्स हैं, इनको आप जितना, ये हमारी साउल की पिरामिड है, इसको आप बड़ा ध्यान से लें, इसका फोटो ले लें आप। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको सेव करिए अपने फोन में। ये आप हर आदमी तक पहुंचाइए कि देखो ये जो तेल है और ये जो मीट है और ये जो फुल क्रीम मिल्क है, ये जहर है हार्ट के लिए। और ये जहर अगर आप खाओगे ब्लॉकेज बढ़ेगा और एक दिन हार्ट अटैक होगा। बाईपास भी करोगे तो फेल हो जाएगा, एंजियोप्लास्टी भी करोगे तो फेल हो जाएगा। ये बात आपको बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। चलिए ये तो बात समझ आ गई, हम लोग आगे चलते हैं कि भाई बहुत सारे हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि सर ये तो समझ आ गई, अच्छा ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या मिलता है, इनको इतना क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? फ्रूट्स में 2 चीज मिलता है, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज है जो कोलेस्ट्रॉल को
ऑक्सीडाइजेशन होने से बचाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडेशन होने से बचाता है और वो ब्लॉकेज को रोक सकता है। याद रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स में बड़े सारे केमिकल्स होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, ये सारे आइटम्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है। तो आप जितनी फ्रूट्स वेजिटेबल खा सकते हैं उतना अच्छा। लोग बोलते हैं सर फ्रूट्स वेजिटेबल में कुछ वो आ जाए तो क्या करूं मैं, फिर उसमें कुछ जो मैन्योर डालते हैं, जो केमिकल्स डालते हैं उसको जर्म्स को मारने के लिए। मैं बोला अच्छे से धोइए पर इसको लीजिए आप, ये बहुत काम की चीज़ है। फ्रूट्स वेजिटेबल खाने से हार्ट अटैक के चांस 20 से 30% कम हो जाता है। और इसके संग अगर आप वॉक करते हैं, खाना जीरो ऑयल, नॉनवेज पूरा बंद, दूध में से काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड, नट्स नहीं लिया, हर दिन आधा घंटा वॉक किया, स्मोकिंग बंद कर दिया और फ्रूट्स वेजिटेबल प्लेंटी में खाया, वजन कम किया, तो आपकी ब्लॉकेज बढ़ेगी भी नहीं, ब्लॉकेज कम होने लगेगी। और अगर कम हो रही है तो फिर ये कार्डियोलॉजिस्ट और हॉस्पिटल का ये जितने बिजनेस है ये सारे ठप होंगे। आज कोरोना के वक्त आप देखिए कितने सारे लोगों के बिजनेस खराब हुई है। मुझे लगता है बिजनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितने लोगों की लाइफ बढ़ जाएगी। कार्डियोलॉजिस्ट हॉस्पिटल के बिजनेस गिरे, मुझे उसकी परवाह नहीं है, हमें परवाह है लोगों की लाइफ की। ये जो हार्ट अटैक हो रहा है, लोग बाईपास करा रहे हैं, एंजियोप्लास्टी करा रहे हैं, फिर हार्ट अटैक हो रहा है, फिर उसको रीब्लॉकेज हो रहा है, फिर वो दोबारा करवा रहा है। ये क्यों करवा रहा है? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं, वो फैट बढ़ाया जा रहा है। जो कोलेस्ट्रॉल अंदर जम रहा है उसको वो जमाते दे रहा है, जमने दे रहा है। तो ये काम नहीं चलेगा। ये बात को आपको समझना पड़ेगा कि जमने नहीं देना है। हम लोग को जितनी भी कोलेस्ट्रॉल है वो सप्लाई बाहर से बंद हो और उसके संग जो जो चीज़ से फायदा होने वाला है उसको हमको लेना होगा। मैं एक बार फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, स्लाइड को देखिए आप एक बार। ये देखिए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की सप्लाई यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। इसको अच्छे से गौर से देखिए, मैंने सारी बातें अभी तक समझाई है आपको। देखिए ये कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई बाहर से बंद, ट्राइग्लिसराइड की सप्लाई बंद। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, दोनों चीज हमारे सप्लाई में बंद होनी चाहिए। हाँ, जो हर खाने के अंदर थोड़ी थोड़ी तेल है वो तो चलेगा। और दूध मैंने बहुत कम परिमाण में बोला है, या तो स्किम करके ले लीजिए, दूध आपको अलाउड है। बाकी ब्लड प्रेशर के लिए डाइट में और चेंज करना पड़ेगा, वो है नमक कम खाना पड़ेगा, सलाद सब्जी खूब खाइए। शुगर के लिए चीनी और मीठा चीज कम खाना पड़ेगा। और मोटापा के लिए आपको, मैं एक मोटापा पे आगे क्लास लेने वाला हूं, पर मोटापा के लिए आपको ध्यान रखना है जो हमारी ऊपर वाली जो पिरामिड में सबसे ऊपर दिखाया था, सलाद सब्जी फ्रूट्स, इस पे जोर लगाइए। सूप पीजिए, सलाद खाइए, सब्जी खाइए, ये सारे बहुत काम की चीज है। स्मोकिंग बंद करिए, तनाव कम करिए। और इसके संग जीरो ऑयल प्लांट बेस्ड डाइट, याद रखिएगा ये बहुत जरूरी है। जीरो ऑयल प्लांट बेस्ड डाइट, तेल भी ना चाहिए पर प्लांट वाले सारे आइटम और खा सकते हो आप। और उसके संग आपको एनिमल फूड नहीं खाने मिलेगा। उसके संग वॉक करना आधा घंटा, उसके संग योगा करना, उसके संग फ्रूट्स वेजिटेबल खाना है। और अगर ये सब करेंगे तो एचडीएल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो हार्ट की बीमारी का असली इलाज आपके पास है। जो ब्लॉकेज बनाने वाले फैक्टर्स हैं उनको बंद करिए, जो उसको स्पीड अप करने वाले आइटम से उसको रोकिए, और जो हटाने वाली ब्लॉकेज हटाने वाले आइटम से उनकी बढ़ाइए उनको। तो ये हमारा सावल का बहुत सिंपल सा मैसेज है आपके लिए कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पूरी नॉलेज क्लियरिटी से होनी चाहिए आपके पास कि हाँ, बीमारी का जड़ मुझे समझ आया है, ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की सप्लाई बाहर से बंद करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास पक्का होगा, ये क्वेश्चन के मैं जवाब देने वाला हूं एक एक करके। पर मेरे पास पहले से ही 2-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब ये जो तेल नहीं खाएंगे तो बाहर में स्किन अगर थोड़ा रफ हो जाए तो क्या करूं? तो उसके लिए आपको बाहर से तेल लगाना अलाउड है। जितने तरह के क्रीम है, मॉइस्चराइजर्स हैं, वो आप लगाइए ना, हमें क्या प्रॉब्लम है? दीज आर अलाउड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से तेल लगाइए पर अंदर नहीं जानी चाहिए। लोग मुझे ये भी पूछते हैं सर अगर दुबला पतला आदमी हो तो वो तेल नहीं खाएगा, वजन और गिर जाएगा। तो उसको तो बहुत सिंपल सी बात है, उनको हमने बोला था अनाज ज्यादा खाना पड़ेगा। आप 2 रोटी की जगह 6 रोटी खाना शुरू कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अनाज खाइए, सीरियल्स खाइए, जिससे आपका वजन बढ़ता जाए। हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें तो वजन नॉर्मल रखने से मतलब है।
हाँ, अगर जीरो ऑयल का खाएंगे तो वजन गिरना बहुत आदमी को चालू हो जाता है। दैट वर्क्स वेरी वेल फॉर एवरीबडी, दिस इज अ वंडरफुल थिंग। तो एनीवे, एक और क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि सर ये ओमेगा 3 क्या चक्कर है। तो मैं आपको बता दूं, ये ओमेगा 3 का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, स्लाइड को देखिए आप। ओमेगा 3 कौन से खाने में होता है। ओमेगा 3 के 2 तरह के सोर्सेस होता है, कुछ एनिमल सोर्सेस है, कुछ प्लांट सोर्सेस है। तो एनिमल सोर्स रहता है फिश ऑयल में, और ये हम नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें ऑयल है, तो साउल हमें फिश अलाउड नहीं करता है। तो एनिमल फूड है, इसमें कोलेस्ट्रॉल होगा। तो और क्या क्या चीज में, फ्रूट्स में ओमेगा 3 है। और ये सब आइटम आप देख लीजिए, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स और ब्रोकली, स्पिनच जो पालक बोलते हैं, इसमें बहुत जबरदस्त ओमेगा 3 होती है। डार्क सलाद लीव्स, कैबेज, ब्रुसेली, स्प्राउट्स, स्प्राउट्स मतलब जितने तरह के स्प्राउट्स में, अच्छा मेथी में बहुत होता है, ब्लैक ग्राम जो कि हम लोग बोलते हैं काला चना, उसमें होता है, लोबिया में होता है, राजमा में होता है, सोया में भी होता है। तो याद रखिएगा ये सब ओमेगा 3 का सोर्सेस है। आप ओमेगा 3 लीजिए, इनसे लीजिए, अलग से कोई फिश ऑयल या उसकी कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 में भी बहुत बड़ा फर्क नहीं है। फिर भी मैं बोलता हूं अगर आपको ओमेगा 3 लेने की इच्छा है तो आप लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एनीवे, मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत सारी आंसर दिए हैं, और मुझे मालूम है और भी कोई आपके दिमाग में क्वेश्चंस आता है, तो मैं यहाँ पे तैयार बैठा हूं आपके लिए। तो एक बार फिर से आते हैं स्क्रीन में। अब आपको मैं क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम देने वाला हूं। डाइट के बारे में आपको मोटी मोटी बात हमने क्लियर की है। सलाद सब्जी खाना है, फ्रूट्स बहुत खाना है, जूस और सूप आप जितनी मर्जी ले सकते हैं, और उसके साथ आपको खाने में एनिमल फूड निकालना है जिसमें दूध भी है, दूध में से मलाई निकल जाए तो सबसे बढ़िया है। और इसके साथ आपको तेल बिना खाना पड़ेगा, और नट्स जिसमें तेल बहुत परिमाण में होता है उनको कट करना पड़ेगा। और बाकी अप टू यू। मैं जानता हूं हार्ट की बीमारी का सबसे बढ़िया सोल्यूशन मैंने आपको बोला है, खाना आप खा ही रहे हो। मेरे को लोग बोलते हैं सर ये खाना खाने से मेरा हार्ट का बीमारी तो इंप्रूव किया क्या, मेरा खर्चा कम हो गया, मेरे को मीट की इतनी कॉस्ट लगती थी, इतना सिगरेट का कॉस्ट लगता था, ये सारा मेरी खत्म हो गई, शराब पीता था वो भी छोड़ दिया मैंने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास, मैं आपको चाहता हूं आप हमको डाइट के ऊपर क्वेश्चन पूछो तो आज मैं बताऊं हर दिन टॉपिक। कल भी हमारी टॉपिक है, याद रखिएगा, कल हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हार्ट के एक बहुत और इम्पोर्टेंट कल किस चीज के ऊपर लेक्चर है हमारा, कल है मेरे ख्याल से हाँ, डूज एंड डोंट्स। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डूज, हार्ट का पेशेंट क्या क्या करे और क्या क्या ना करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉलेज कोई डॉक्टर देने तैयार नहीं है, ना टाइम देने तैयार है। मैंने देखा है कार्डियोलॉजिस्ट चाहता है कि भाई दवाई लिख दूं और आप निकल लो बाहर, बस इससे ज्यादा हमारा कोई काम नहीं है। पर मैं जानता हूं डाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्ट का पेशेंट ये सुनना चाहता है, सर वॉक कर लूं तो किस स्पीड में चलूं, कितना चलूं, सीढ़ियां चढ़ूं कि नहीं, सामान उठाऊं कि नहीं, कहीं घूमने जाऊं तो क्या मोटरसाइकिल चलाऊं कि नहीं, गाड़ी चलाऊं कि नहीं, साइकिल चलाऊं कि नहीं। इस तरह के तमाम क्वेश्चन के आंसर मैं कल देने वाला हूं। हार्ट का पेशेंट क्या क्या करे और क्या क्या ना करे, ये सारी नॉलेज अगर आपके पास क्लियरली है तो आप राजा हैं, आप हार्ट की बीमारी का अपने से सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। तो ये जरूर करिए। हाँ, डेफिनेटली कोई हार्ट का पेशेंट सीरियस है वो हम लोग से मिल सकता है, हमारे क्लिनिक में जा सकता है। हमारे पास कुछ और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट है, खाना पीना तो है ही है, हम लोग बहुत सारी चीज, दवाइयाँ भी हम लोग देंगे आपको, और दवाई के साथ साथ हम लोग आपको एक और ट्रीटमेंट कराते हैं जिसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। हार्ट में हजारों एक्स्ट्रा ट्यूब पड़े हैं, उनको अगर चालू कर दें तो हमें बाईपास एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं है, और वो सारे ट्यूब्स हमारे हार्ट में बेकार बैठे हैं, है हमारे पास, हम काम में नहीं ले रहे, तो उनको अगर हम काम में ले ले तो हमारा काम बन जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस हमारे पास और आ सकते हैं, तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें कल मैं आपसे शेयर करूंगा, तो कल आप जरूर आइए और अपने साथ सारे लोगों को बुलाइए और इसको, स्क्रीन को शेयर करिए। मुदासिर अहमद पूछ रहे हैं चेस्ट पेन और हाई ब्लड प्रेशर में क्या नहीं करना है।
देखिए चेस्ट पेन अगर हार्ट की वजह से है तो उसका तो हम लोग को पूरा हार्ट का पूरा बीमारी का डायग्नोसिस करना पड़ेगा। अगर कोई को चेस्ट पेन हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी हाई है, तो मैं उनको बोलूंगा आगे तो ब्लड प्रेशर की दवाई लो, एक लिपिड प्रोफाइल कराओ। और अगर लिपिड प्रोफाइल में भी कुछ गड़बड़ी है, हमारे रेंज से ज़्यादा है, तो आपको एक सीटी कोरोनरी स्कैन करवाना है। और अगर सीटी कोरोनरी स्कैन में ब्लॉकेज मिलती है तो उसका हम अप्रोप्रिएट इलाज करेंगे, और नहीं मिलती है तो आपके पास कम से कम 10 साल की छुट्टी है कि भाई अभी तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी मैं बोलूँगा आप ध्यान रखिए, कितने से कोशिश करिए कि भाई जल्दी से जल्दी आप ठीक हो। अगर बीमारी नहीं भी, अगर बीपी भी हाई है तो भी आप ये खाना जीरो ऑयल का खाएंगे, उससे भी फायदा हो सकता है। प्रदीप कुमार पूछ रहे हैं डायबिटिक पेशेंट जूस सूप में लेने में दिक्कत है क्या? मैं आपको एक बार बता दूं, डायबिटिक पेशेंट हो उनको सूप और जूस ले सकते हैं। जूस ये देख लें बहुत मीठी ना हो। जैसे मौसम भी दो तरह का मिलता है, एक तो ग्रीन कलर का होता है, एक पीला पीला होता है। पीला वाला थोड़ा मीठा मिलेगा, पर जो ग्रीन वाला छिलके वाली मौसम भी, उसका जूस आप बनाइए पीजिए। जो बहुत मीठा ना हो डायबिटिक पेशेंट के लिए, वो लोग को सब फ्रूट्स भी अलाउड है और जूसेस भी अलाउड है, और सूप तो एकदम ही अलाउड है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। बादाम 5 पीस ले सकते हैं कि नहीं, कोई ने पूछा है विपिन कुमार ने। 5 पीस बादाम, मैं आपको बताऊं 1 पीस भी क्यों ले। 5 पीस का क्या मतलब है? क्या कोई आपको बहुत बड़ा गेन हो जाएगा उससे? लोग ये समझते हैं बादाम खा लूंगा सारा काम हो जाएगा, कुछ नहीं है। बादाम में जो फैट है वो आपके अंदर जाएगी, तो हम क्यों 5 बादाम का पीछे करें? नहीं तो मैं नहीं। और 5 जब लेके बैठते हैं तो भाई बहुत सारा पड़ा होता है तो पूरा ही खाता रहता है आदमी, तो नहीं खाएं। तो मेरे हिसाब से तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। ये लिखा है कि हम लोग डाइट और मेडिसिन बंद कर सकते हैं कि नहीं। हमारी ब्लड प्रेशर अभी भी 135 है, तो देखिए अगर आपका 135 ब्लड प्रेशर है, डाइटोर अगर आपको दिया गया है तो डाइटोर बीपी के लिए सिर्फ नहीं दिया जाता है, अगर लंग्स में कंजेशन रहता है उसमें भी फायदा करता है। तो इनफैक्ट आपका अगर लंग्स में कंजेशन के लिए या लो इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए डाइटोर दिया गया है तो आपको डाइटोर की डोज बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर बेसी है, ब्लड प्रेशर कम करना बहुत जरूरी है। ये लिख रहे कैन कार्डियोक्लीन बी टेकन इन केस ऑफ ब्लॉकेज। देखिए ब्लॉकेज को कम करने के लिए हमारे पास 4 इलाज है। एक तो खाना पीना, रहन सहन, पूरा लाइफस्टाइल चेंज एक है, दूसरा एलोपैथी की दवाइयां हैं, तीसरा नेचुरल बाईपास है, और चौथा है ईडीटीए। ईडीटीए को हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन के हिसाब से यूज करते हैं। ईडीटीए के संग बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे आयुर्वेदिक और सारे प्रोडक्ट देते हैं, और वो क्या करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, उससे ब्लॉकेज को निकालता है। कोई लोग बोलते हैं सर ईडीटी आप देते कैसे हैं? ज्यादातर ये इंट्रावेनसली दिया जाता है, पर लोग बोलते हैं सर इसका ओरल मिलता हो तो मैं घर पे ले लूं, तो इसकी ओरल है कार्डियोक्लीन। तो अगर आपको ब्लॉकेज हटाने के लिए या ब्लॉकेज को कम करने के लिए लेना है ईडीटी डिटॉक्सिफिकेशन, तो वो घर पे ले जाके कार्डियोक्लीन भी ले सकते हैं, अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं हम लोग, और ये ईडीटी लिया जा सकता है कार्डियोक्लीन के। हमारे कोई भी क्लिनिक में आप कॉन्टैक्ट करिए, दे विल गिव यू। ये पूछ रहे हैं कि गैस का पेन और हार्ट का पेन को फर्क कैसे करना है। याद रखिएगा हार्ट का पेन बैठे बैठे नहीं होता, ज्यादातर चलने में बढ़ता है और रुकते ही ठीक हो जाता है, और गैस का पेन बैठे बैठे ही होता है। ये तो सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन है। फिर भी आपको मन में है कि नहीं यार गैस का हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक सॉर्बिटेड जीभ के नीचे रखिए, और अगर हार्ट का पेन है तो इमीडिएट खत्म हो जाएगी, और अगर गैस का पेन है तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर उससे भी ज्यादा चेकअप चाहिए, जिस वक्त पेन हो रहा है उस वक्त एक ईसीजी कराइए, उससे क्लियर हो जाएगा ये हार्ट का है या नहीं है। क्वेश्चंस हमारे पास एक है, लेकिन बिस्किट कौन सा खा सकते हैं? ये देखिए बिस्किट आपको मैं बता दूं, सारे बिस्किट और केक्स, पेस्ट्रीज, ये सारे फुल फैट होते हैं। आपको मैं बता दूं पेस्ट्रीज में 30 से 40% फैट होता है। अगर 1 किलो पेस्ट्री बनाते हैं ना, तो 300 ग्राम से 400 ग्राम तेल, घी, बटर यूज होती है उसमें, याद रखिएगा। तो बिस्किट हमारे लिए खतरनाक है। पर बिस्किट में जो सबसे आदमी बोलता है सबसे बढ़िया, सबसे कम फैट वाला बिस्किट कौन सा, वो है मारी बिस्किट। मारी या थिन एरारूट, या आपने देखा बहुत ब्रिटानिया का आता है और बहुत सारे कंपनी का आता होगा मारी। तो ये मारी बिस्किट में करीब 10-11% फैट होता है। तो अगर आप 1 या 2 बिस्किट लेते हैं तो आपके पास 0.5 इतना फैट जाएगा। देखिए 18 ग्राम फैट आपको अलाउड है। हम लोग बोलते हैं 10% ऑफ द कैलोरीज। अगर आप 1600 कैलोरी खा रहे हैं तो 160 कैलोरी आपको अलाउड है, और 160 कैलोरी आपको 18 ग्राम फैट से मिल जाएगी। और अगर 18 ग्राम फैट आपको लेना है तो वो इनविजिबल से मिल जाएगा, और उसमें अगर ये आपको लेना पड़ा तो इसमें कोई दिक्कत
नहीं है तो आप बिस्किट 1-2 बिस्किट ले सकते हैं। एक क्रीम क्रैकर बिस्किट है, वो भी थोड़ा ठीक है, बाकी सारे बिस्किट्स सारे हाई फैट वाले होते हैं। हाँ, मेरी लाइट इज द बेस्ट वन। यस डॉक्टर सचिन, थैंक यू। आगे एक है, सर मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल 175 है, हमारे हिसाब से ये भी ज्यादा है, तो आपको हम बोलेंगे खाने में आगे तो एनिमल फूड बंद कीजिए, दूध कम से कम कीजिए, और उसके बाद भी कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपको फिर दवाई लेना पड़ेगा। पहले सीटी स्कैन कराइए, अगर ब्लॉकेज ज़्यादा नहीं है तो दवाई ना लीजिए, अगर ब्लॉकेज ज़्यादा है तो आपको दवाई लेना पड़ेगा। एक लिखा है ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं कि नहीं। यस, ब्राउन ब्रेड इज अ बेटर ब्रेड। वैसे मैं आपको बताऊं, ब्रेड भी लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ब्राउन ब्रेड में और वाइट ब्रेड में क्या फर्क होता है मैं आपको समझाऊं। वाइट ब्रेड में मैदे से बना होता है, उसमें फाइबर कम होता है। ब्राउन ब्रेड आटे से बना होता है, उसमें फाइबर ज्यादा है। पर अगर हम आटे से मैदा निकालना चाहे तो क्या करते हैं, फाइबर निकाल ले सकते हैं हम लोग। एक छकनी के ऊपर आटा डाल दें, नीचे जो आ गया वो हो गया मैदा। तो अगर मैदे में हम अलग से फाइबर मिला दें तो बराबर हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, नॉर्मल ब्रेड भी अलाउड है, मैं अलाउ करता हूं, पर उनको बोलता हूं उसमें सलाद डाल देना। मैं आपको एक छोटा सा मैं भी सीखता रहता हूं हर दिन, मेरे पेशेंट मेरे को सिखाते हैं। एक मरीज को हमने बोला था ये ब्राउन ब्रेड हमने कैंप में खिलाया, हमारे कैंप में वो आए थे ट्रेनिंग लेने, कैंप में खाए, बोला ये सब ब्राउन ब्रेड कैसा होता है, क्या होता है। मैं बोला इसमें फाइबर होता है, ये आटे का ब्रेड होता है। सज्जन चले गए, बोला फिर यही खाऊंगा। 6 महीने बाद आए, बोला सर सब चीज कर सकता हूँ, ये ब्राउन ब्रेड नहीं खा पाऊंगा, बहुत महंगा पड़ता है हमको। मैं बोला ऐसे कैसे महंगा है, बोला नहीं 200 रुपए का एक ब्रेड आता है, एक पूरा वो। मैं बोला नहीं ये 20-25 रुपया 30 रुपए का आता है, आप कैसे बात कर रहे हैं। बोला नहीं वो कलकत्ता जाने का 100 रुपये, आने का 100 रुपये, 200 रुपये उसको गिन रहा हूँ। मैं बोला क्यों, बोला हमारे गांव में मिलता नहीं है, हमारे यहाँ तो मैदे वाला ब्रेड मिलता है। मैं बोला एक काम करो, आपको फाइबर की कमी थी ना, थोड़ा सलाद उसके अंदर अच्छे से डाल देना और फिर खा लेना। बोला पहले ही बता देते ये बात, मैं नॉर्मल ब्रेड लेके उसमें सलाद खा लूंगा तो फाइबर आ जाएगी। तो याद रखिए कभी आपको नूडल्स खाना हो, आटे का नूडल ढूंढिए, और अगर मैदे का नूडल मिल भी गया या रुमाली रोटी खा भी लिए, रिफाइंड राइस ले भी लिया, तो उसमें फाइबर ऐड कीजिए, बहुत सारा सलाद खा लीजिए, बहुत सारा फ्रूट्स खाइए। तो आपको याद रखना है फाइबर की कमी ना हो, पर ऐसा नहीं है कि फाइबर नहीं हो तो जहर हो जाएगा, फाइबर नहीं हो तो जहर नहीं होगा, फाइबर ऐड हो तो बढ़िया हो जाएगा, पर बिना फाइबर के भी। वैसे ही हमको लोग पूछते हैं सर जूस पीऊं कि नहीं पीऊं, मैं बोला जूस में नहीं, बोलते हैं जूस तो उतना अच्छा नहीं होता है। मैं बोले देखो जूस नहीं होता, पानी है ना, और उसमें बहुत सारे फाइबर मिनरल, उसमें बहुत सारे मिनरल और विटामिन है, तो क्या दिक्कत है आपको। नहीं फिर मैं बोला देखो नॉर्मल फ्रूट खाना डेफिनेटली बढ़िया है, पर नॉर्मल फ्रूट मैं खाता हूं, फ्रूट उसके साथ मैं बोलता हूं 3 संतरे का जूस बना दो, तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं कर रहा हूं ना। हाँ, संतरा अगर खाता और अच्छा होता तो मैं फ्रूट तो खा ही रहा हूं, जूस में कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, हार्ट का पेशेंट एक क्वेश्चन मेरे को और पूछ रहा है अभी कि डॉक्टर साहब मेरा लो पंपिंग पावर है, तो उसमें क्या खाने में चेंज करना, तो उसमें पानी कम पीना होगा। अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट अटैक के बाद इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं आपकी लो पंपिंग पावर है, तो इन केस में हमको पानी का रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा पानी, ऐसे तो नॉर्मल हार्ट के पेशेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए नमक कम है, पर जिनकी लो पंपिंग पावर है उनको नमक भी कम करना पड़ेगा, पानी भी कम करना पड़ेगा, इस बात का बड़ा ध्यान रखें। ये लिख रहे हैं मैं डायबिटिक हूं और मैं बनाना ले सकता हूं कि नहीं। देखिए डायबिटीज वालों को बनाना, आम, चीकू और अंगूर, ये 4 से हमें रेस्ट्रिक्शन रखना है। तरबूज खरबूज खा सकते हैं, उसमें पानी बहुत होता है, उसमें थोड़ा सा ही चीनी तो नहीं, फ्रुक्टोज या जो भी थोड़ा बहुत ही कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आप तरबूज खरबूज थोड़ा परिमाण में खा सकते हैं, बट बनाना में बहुत हाई कैलोरीज होता है और वो हमें नहीं चाहिए, और उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। ओमेगा 3 हमने आपको लिस्ट बना के दिया, आपको लगता है मिस कर गए आप, लेक्चर को फिर से सुनिए, ओमेगा 3 कहाँ मिलता है वो हमने बताया आपको। वैसे ओमेगा 3 का अलग से लेने का जरूरत नहीं है। तो एनीवे, मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत सारी चीजों का जवाब दिया है, और मैं जानता हूं आप इस जवाब के लिए बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं ये जवाब हर आदमी के लिए लागू है, जो हार्ट का मरीज नहीं है उसके लिए भी लागू है, क्योंकि वो आगे हार्ट का बीमारी ना बने उसका भी तो बंदोबस्त देखना पड़ेगा। तो आपको ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, जो मेरी लेक्चर है, मेरे जो क्वेश्चन आंसर है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और ये बहुत काम की चीज है, हर आदमी को मालूम होना चाहिए खाने में क्या खाएं और क्या ना खाएं, और हार्ट की बीमारी का सॉल्यूशन आपके हाथ में है, और इसको आप ध्यान रखिए। फ्लैक्स सीड के बारे में कोई ने पूछा है, अब्राहम ने, तो मैं आपको बता दूं फ्लैक्स सीड नहीं अलाउड है,
जो अलसी बोलते हैं, अलसी का तेल बनता है, आपको मालूम है, ये अलसी में 54% तेल होता है, तो ये नहीं अलाउड है। खरबूजे का बीज नहीं अलाउड है, ये सारे फैट से भरे होते हैं, इनको आप कैसे खा सकते हैं। देखिए कोई भी चीज आप उठाइए, उसमें पूछिए इसमें तेल है क्या, नहीं है। इसमें नॉनवेज है क्या, नहीं है। इसमें नट्स है क्या, नहीं है। इसमें दूध है क्या, नहीं है। तो आप जरूर से खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे तरफ से। मिल्क से पनीर बनाना हो तो क्या खा सकते हैं क्या? देखिए मिल्क आपके पास 200 ग्राम है ना, उसका पनीर बनाइए, एक छोटा सा पीस बनेगा, उसको खा लीजिए पूरे दिन में, फिर दूध नहीं ले सकते। मिल्क टोटल अलाउड 200 ग्राम है डबल टोन्ड। अगर आप स्किम्ड मिल्क लेते हैं तो आपको 500 ग्राम अलाउड है। अब वो स्किम्ड मिल्क अगर 500 ग्राम है, उसमें से आधा से आप पनीर बनाइए, आधे से आप दूध का और काम कर लीजिए, चाय बनाइए, कॉफी बनाइए, लस्सी पीजिए, दही खाइए, जो इच्छा आप करिए, पर 200 ग्राम डबल टोन्ड या 500 ग्राम स्किम्ड ये आपको अलाउड है। तो एनीवे मैं जानता हूं सिर्फ 5 मिनट रह गई है। सर 40 डेज में ट्रीटमेंट का पंपिंग इंप्रूव हो जाएगी क्या? यस, हम लोग करते हैं, हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग ये ईसीपी का ट्रीटमेंट देते हैं, और इसमें हमने देखा है बहुत सारे लोगों की पंपिंग काफ़ी हद तक बढ़ गई है, 20% का 40% हो गया। ये आगे से हम आगे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसका कितना बढ़ेगा, बट इट वर्क्स वेरी वेल। तो आप ईसीपी का ट्रीटमेंट जरूर कर। नेचुरल बाईपास हम लोग बोलते हैं, हार्ट में ट्यूब्स हैं और वो सारे हमारे अनयूटिलाइज पड़े हैं, उसको अगर हम बिना ऑपरेशन के, बिना एडमिशन के खोल सकते हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ये लिख रहे हैं कि अगर कोई 3-4 किलोमीटर पेन बिना चल सकता है तो इसका क्या मतलब है कि वो ठीक है क्या? इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप 5 किलोमीटर चल सकते हैं, इसका मतलब है 30% आपकी सप्लाई है, अभी तक 70 ब्लॉकेज हो सकता है। बहुत सारे आदमी है, मेरे से मैं दौड़ता था फिर भी 70 ब्लॉक मिल गए। मैं बोला दौड़ने के लिए 30 चाहिए, वो आपके पास था तो 70 ब्लॉक तो मिल सकता है। तो ये दही खाना है क्या? दही का याद रखिए वो 200 ग्राम दूध के अंदर ही है आपको। अगर आपको 200 ग्राम डबल टोन मिल्क लेना है तो आधा का दही बनाइए, आधे का चाय कॉफी जो पड़ना है बना लीजिए। तो